एपीएन के रियलिटी चेक में सामने आया डीएनडी फ्लाईवे पर चल रहे गैर कानूनी टैक्स वसूली का गोरख धंधा। एमसीडी के नाम पर हो रही है टोल वसूली। टैक्स वसूली पर है अदालती रोक, फिर भी दिखाया जा रहा है कानून को ठेंगा। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए राहुल के नाम का किया गया समर्थन। सोनिया गांधी 1 साल और रहेंगी कांग्रेस के अध्यक्ष। 1 साल तक नहीं होंगे संगठन के चुनाव। यूपी में पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हो सकती है कांग्रेस से छुट्टी। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग से जारी है तकलीफों का दौर। केंद्र समेत दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को एनजीटी की फटकार। एनजीटी ने पूछा, प्रदूषण फैलाने वालों और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हुई है कार्रवाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भी राज्यों की बुलाई बैठक। कैराना में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर साधा सीधा निशाना। कहा, यूपी में किसानों की हो रही है अनदेखी, अनाज की नहीं हो रही है खरीद। मायावती ने सपा और बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को बताया ड्रामेबाजी। जनता से कहा नहीं आए झांसे में। सपा पर भी किया जमकर वार। और कुछ ही घंटों में शुरू होगा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन की जीत लगभग तय। भारी उलटफेर के बाद ही विजयी हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। देश की बात में आज हम देखेंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली में उड़ाई जा रही है कानून की धज्जियां। एपीएन के इस एक्सक्लूसिव खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और कौन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में जारी स्मॉग को लेकर एनजीटी ने किसको लगाई है कड़ी फटकार और कौन कर रहा है मामले पर राजनीति। हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी की राजनीति में तेज हो रहा है वार पलटवार का सिलसिला। बीजेपी और बीएसपी ने क्यों किया है सपा पर वार और राज्य में खोई हुई जमीन तलाश रही है कांग्रेस के सामने। अब कौन सी मुश्किलें अब आ रही हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों की ब्रिटेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की तारीफ। और भारत और जापान एक तरह से कैसे आगे आ रहे हैं साम्राज्यवादी चीन को रोकने के लिए। और साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैसे हिलरी का जीतना लगभग तय है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और देश के बाद की पहली खबर के रूप में हम ले रहे हैं एपीएन की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईवे पर उड़ाई जा रही हैं कानून की धज्जियां। मौके पर न तो कोई सुरक्षा का इंतजाम है और न ही आने जाने वाले मुसाफिरों की किसी को चिंता। जी हां, दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर वसूला जा रहा है गुंडा टैक्स। देखिए एपीएन की एक्सक्लूसिव खबर कि कैसे अदालती रोक के बावजूद बिना किसी कागजात के लोगों से वसूले जा रहे हैं टोल के नाम पर गुंडा टैक्स। ये डीएनडी फ्लाईवे है। अदालती आदेश के बाद अब ये टोल फ्री है, यानी गाड़ी लेकर आने जाने वालों को इस फ्लाईवे पर कोई पैसा नहीं भरना है। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एपीएन ने जब इनसे जानने की कोशिश की ये किस चीज की वसूली कर रहे हैं, भैया आप टोल टैक्स ले रहे हो तो इन्होंने बताया कि ये एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम की ओर से वसूली कर रहे हैं। नहीं मैम, एमसीडी तो या दिल्ली में आता ही नहीं है, आप कैसे ले लोगे। लेकिन ये ना तो ठीक से सवालों का जवाब दे सके और ना ही कोई सही कागज दिखा सके। दिया है ये, आप कार्ड दिखाओ, कोई कार्ड है आपके पास एमसीडी का। तो फिर ये गुंडा टैक्स नहीं तो क्या है। ये डीएनडी पर डाका नहीं तो फिर क्या है। ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों से टैक्स ले रहे हैं जिन्हें शायद जानकारी नहीं है कि अब ये फ्लाईवे टोल फ्री है। हम खड़े हैं डीएनडी फ्लाईवे पर।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी टोल को फ्री कर दिया था, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग अवैध रूप से डीएनडी टोल वसूल रहे हैं। उनका मानना है कि एमसीडी के द्वारा लिया गया टोल है। सुरक्षा और चेकिंग की बात की जाए तो सुरक्षा और चेकिंग के भी कोई खास इंतजाम नहीं है। ना ही यहाँ पर कोई पुलिस वाला है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। अगर चेकिंग की बात की जाए तो चेकिंग के नाम पर भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। कोई भी वाहन आसानी से कोई भी गैरकानूनी चीज, बारूद, असला आसानी से लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। आपको बता दें कि टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने डीएनडी पर टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ओवरब्रिज की लागत से ज्यादा वसूली के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दिवाली के बाद करने की बात तो कही, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक से इनकार कर दिया। यानी सर्वोच्च अदालत ने भी टोल वसूली पर रोक को जारी रखा। लेकिन अदालती नाफरमानी का इससे बड़ा रंग और क्या हो सकता है। डीएनडी पर टोल वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। न इनके पास किसी आदेश की कॉपी है और न ही ये उन अधिकारियों का नाम बता पाते हैं जिन्होंने इनसे टोल वसूलने को कहा है। जॉब करते हो, क्या अधिकारी का नाम है? एपीएन का सवाल है कि आखिर किसकी शह पर डीएनडी पर कानून से ये दबंगई हो रही है। आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो और दूसरों को ठग रहे हो। यहाँ पे गाड़ी वालों को तंग कर रहे हो आप। दिल्ली से अंकुर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और एपीएन ने जब इस रियलिटी चेक को देखना चाहा और इसको जब आपके सामने लाने की कोशिश की तो आपको हम ये बता दें कि 24 घंटे हमने इस पर नज़र रखा और दिन और रात हर वक्त ये टैक्स काटा जा रहा था। जो लोग टैक्स काट रहे थे, जो लोग टैक्स ले रहे थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि एमसीडी का ऑफिस कहाँ है। और तो और कई गुंडे, जब हम लोग ये रिपोर्ट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी जांच कर रहे थे, कई गुंडे सामने आए और एपीएन के संवाददाता को भी धमकाने की पूरी कोशिश की गई। उनके हाथ में असलाहे थे और कई शस्त्र थे और उससे उन्होंने धमकाने की भी कोशिश की। न तो इनके पास कोई ऑर्डर था, न तो इन्हें किसी बात की जानकारी थी और ये मनमाने टैक्स ले रहे थे तमाम गाड़ी वालों से। आपको याद होगा कि डीएनडी से जब आप गुजरते थे तब आपकी गाड़ी से 30 या 40 रुपए टैक्स लिए जाते थे टोल टैक्स के नाम पर ये वो लोग हैं जो किसी से 500, किसी से 1000 या किसी से अन्य तरह के टैक्स ये ले रहे थे और धमका कर भी ले रहे थे। इन तमाम भ्रष्टाचार को जब एपीएन आपके सामने लेकर आ रहा है तो ये आपको बस ये बताने के लिए कि इस जो कि दिल्ली की शान कही जाती है डीएनडी फ्लाईवे, ये सड़क वो अब कितनी असुरक्षित हो गई है। हम और आप रोज़ वहाँ से गुजरते हैं, अब वही सड़क कितनी असुरक्षित है और किस तरह से गुंडे वहाँ पर हावी हो रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि डीएनडी विवाद के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये मामला काफ़ी पुराना है। लंबे वक्त से इसे टोल फ्री करने की बात चल रही थी। इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी। दरअसल डीएनडी का मामला बेहद पेचीदा और नौकरशाही की मनमानी से भी जुड़ा है। पूरा ये मामला क्या है, किस तरह से ये पूरा मसला अदालत तक पहुंचा, फिर अदालत ने कैसे इसे टोल फ्री बनाने का एक तरह से आदेश दिया और उसके बाद ये तस्वीर, ये सब कुछ बहुत रोचक भी है और पेचीदा भी। डीएनडी मामले में नोएडा प्राधिकरण और कंपनी के बीच हुए समझौते को रद्द कर इसे टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2012 में याचिका दाखिल की थी। डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फोनरवा के साथ कई अन्य संगठन भी कोर्ट और सरकार से लड़ाई में शामिल थे। 2001 में डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी। इससे पहले उसे बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में 20% मुनाफे सहित कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे थे। इस समझौते को खत्म कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए PIL फाइल की गई थी। साथ ही टोल वसूलने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कंपनी ने टोल ब्रिज बनाने में लगी 450 करोड़ की लागत वसूल कर ली है। ऐसे में अब डीएनडी फ्लाईओवर पर टैक्स वसूली गलत है। एक अनुमान के मुताबिक कंपनी अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल टैक्स वसूल चुकी है। नोएडा प्राधिकरण और NTPCL कंपनी के बीच हुए करार के तहत कंपनी को 2031 तक टोल वसूलने का अधिकार दिया गया था। डीएनडी की नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी NTPCL को 99 एकड़ जमीन दी गई।
जिसकी वर्तमान कीमत 2000 करोड़ है। इसमें 65 एकड़ दिल्ली की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कोर्ट ने भले ही डीएनडी पर टोल वसूली पर रोक लगा दी है, लेकिन गुंडा टैक्स पर रोक नहीं लगी है। डीएनडी पर अब खुलेआम, सरेआम और सरेशाम गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है और इसके लिए अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। डीएनडी पर वसूली कर रहे लोगों से जब पूछा गया कि आखिर वह कैसे, किस आदेश के तहत ये टैक्स वसूल रहे हैं और सभी यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि अगर वो टैक्स नहीं वसूलेंगे तो डीएनडी पर पूरा ट्रैफिक आ जाएगा और उन्हें किसी भी ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। APN के पास एक्सक्लूसिव फुटेज में आप साफ देख और सुन सकेंगे कि कैसे कैसे अजीब तर्क दिए जा रहे हैं और ये वसूली करने वालों को आप पहचान भी सकेंगे। वसूली के धंधे को छुपाने के लिए ये अजीबोगरीब तर्क देखिए। मैडम इस हाईवे पे नहीं है, खाली इस हाईवे पे नहीं है। हम आपकी बात बड़ी करते हैं। यदि ये फ्री चलेगा ना, आप नहीं होते, टैक्स लाइए ऑर्डर, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। मैडम आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपकी बात काटने के लिए। सिर्फ स्टॉल पर यहाँ पर नहीं है ना, बाकी हर जगह। सुनो मेरी बात, सुनो। इस वजह से कर रहे हो, इस वजह से कर रहे हो। आपने, आप मुझे बताओ भैया, मुझे कोई ऑर्डर दिखा दो। ऑर्डर दिखा देंगे, ऑर्डर दिखा देंगे। दिल्ली का ट्रैफिक पूरे यहीं से निकलेगा, पूरे यूपी का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? मैडम सुन दो, चलो स्टॉल पे नहीं है, और भी तो टोल है। और टोल, ये टोल अलग है। MCD का टोल है, जापान की कंपनी ने बनाया भैया। नहीं MCD का टोल जापान कंपनी ने बनाया मैडम, ये टोल जापान कंपनी ने बनाया। आप अभी पेपर यही आ रहा है, आप पेपर दे देना। यदि दिल्ली में चारों तरफ टोल लगे हुए हैं, आप लोग क्या बात, हाँ नहीं बोलो, टोल लगे हुए हैं, पर जो है हाईवा उसकी 3100 रुपए की पर्ची है। यदि वो सारे कंपनी इधर से जाएंगे, कंपनी ने जो कौन सी कंपनी का ये डीएनडी फ्लाइव है, किस कंपनी ने बनाया? डीएनडी का नहीं है। तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है डीएनडी फ्लाईवे पर, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद लोगों की आवाजाही के लिए टोल फ्री कर दिया गया ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके। लेकिन गुंडागर्दी के जरिए टोल वसूली का ये खेल किस तरह से चल रहा है, जरा एक बार फिर से आप देखिए और सुनिए। कैसे ले रहे हो? MCD का टोल टैक्स, यहाँ तो टोल सब तरह का बना हो गया, आप कैसे MCD का टोल टैक्स ले लोगे? नहीं मैम, MCD तो या दिल्ली में आता ही नहीं है, आप कैसे ले लोगे? आपके पास कोई कार्ड है? कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ भैया, कार्ड दिखाओ। किसने आपको दिया है ये? आप कार्ड दिखाओ, कोई कार्ड है आपके पास MCD का? आप लोग मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, कोर्ट ने मना कर रखा है। कैसे आप ले रहे हो भैया? ये तो कोर्ट ने मना कर रखा है, आपको कैसे, किसने बोला टैक्स लेने के लिए? आप कार्ड दिखाओ ना, कार्ड दिखाओ। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम तो बताओ, क्या नाम है? नहीं इंचार्ज, आप तो अपना नाम बता दो बेटा, आप नाम बताओ, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। कहाँ से हो आप? हाँ, जयपुर। तो यहाँ कैसे आए? MCD में आप कर्मचारी हो? हाँ, जॉब करते हो? क्या अधिकारी का नाम है? अरे भैया आप बताओ, बात बाद में कराना। आप बताओ, पैसे वापस करो, आप पैसे वापस करो इनके, अब तुरंत इनके पैसे वापस करो। थैंक यू मैम। थैंक यू। कितने लोगों को दिया आपने? अभी तक कितने का टैक्स लगा है? और इस मसले पर हमने MCD के अधिकारियों से भी बात की थी, किसी को कुछ भी खबर नहीं थी, पुलिस वालों को भी कुछ पता नहीं था। दिल्ली सरकार सोई हुई है, न जाने किस तरह से इन यात्रियों की परेशानियां दूर होंगी और इस तरह से जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। और हो सकता है कि ऐसे में कुछ अनहोनी भी हमें जल्द ही देखने को मिले यदि जल्द से जल्द इस तरह के मामले को रोका नहीं गया और इस तरह से जैसे कोर्ट के जो आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका जवाबदेह कौन है? ये सब कुछ बड़ा सवाल है जिस पर हमारा और आपका सोचना जरूरी है। इस मामले पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीधर राव। जस्टिस राव, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में देश की बात में। तो जैसा कि हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद डीएनडी फ्लाईवे पर टोल के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, आपसे मेरा सवाल यही है कि डीएनडी पर टोल वसूली पर अदालती रोक है, इसके बावजूद MCD के नाम पर धड़ल्ले से जिस तरह से वसूली की जा रही है, ऐसे में अदालत का क्या रुख हो सकता है यदि ये मसला अदालत में जाता है? There are two issues: whether this toll tax collection
is illegal by legal persons or the officials of the MCD, or illegal by the illegal persons? That's the question. Because when I was the acting Chief Justice of Guwahati High Court, I had a similar problem, but of course it was in a distant place where this lot of these outlawed organizations were there. They used to collect taxes, road tax from the vehicles. But here it's a very brazen thing, it's almost, you can say it in the center or heart of Delhi. Such collection of tax is a very shocking thing. And I think if impersonated persons are collecting tax, immediately the corporation authorities should jump into action and the police should jump into action and they have to be arrested. जी जी जस्टिस राव, हमने इसकी पूरी तफ्तीश की और हमें पता चला कि कहीं से भी इन लोगों के पास कोई भी आदेश नहीं था टोल टैक्स लेने का, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि गुंडा टैक्स था शायद, इसी वजह से कहीं से कोई भी ऐसे ये ऑफिशियल्स नहीं थे जो कि टैक्स ले सकते थे। लेकिन किस तरह की कानूनी धाराओं के तहत अगर कार्रवाई हो इनके ऊपर तो ऐसी वसूली को लेकर क्या अदालती आदेश का ये बड़ा उल्लंघन है और इन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? That is so, it amounts to an extortion, a serious offense of extortion. Case can be registered. The persons involved in these collections have to be booked and then they have to be produced before the court, and legal process, they should be brought before justice. And similarly, if MCD is deliberate or showing any laxity in the matter, and I think contempt of court can also be moved against MCD. जी बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस राव मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। जैसा कि जस्टिस राव ने स्पष्ट किया कि इसमें जिस तरह के ये आपराधिक मामला है इसमें सीधे तौर पर केस बन सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि एपीएन के इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस भी जगेगी और एमसीडी भी जगेगी और दिल्ली सरकार भी जगेगी और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ न कुछ इसमें किया जाएगा, यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कुछ न कुछ इस मसले पर किया जाएगा। एक और मसला है जिसमें आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दूसरी अहम खबर जिसने दिल्ली एनसीआर में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली एनसीआर में छाई जहरीली धुंध सियासत का मुद्दा बनती जा रही है। जानलेवा जहर पर जारी सियासत के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग से जारी है तकलीफों का दौर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्र समेत दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को इसे लेकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने संबंधित पार्टियों से पूछा कि प्रदूषण फैलाने वालों और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एनजीटी को प्रदूषण मामले की सुनवाई 8 नवंबर को करनी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव की योजना का क्या हुआ। एनजीटी ने सरकार से यह भी पूछा कि दिल्ली में प्रदूषण में कमी लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। एनजीटी ने कहा कि इतने प्रदूषण में तो मास्क भी काम नहीं करते हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फार्मूले पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में सरकार का ऑड इवन भी सफल नहीं रहा। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी से पूछा है कि पराली जलाने को लेकर अभी तक कितने चालान किए गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, दिल्ली सरकार तो है ही, और यूपी सरकार को और राजस्थान सरकार को कि आपने क्रॉप बर्निंग पे अभी तक क्या क्या कदम उठाए इसे रोकने के लिए, जिससे कि दिल्ली की आबो हवा पे असर कम पड़े और प्रदूषित ना हो, वो भी कोर्ट में बताया जाएगा कल। इस बीच केंद्र ने भी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली खुद जिम्मेदार है। फसलों के जलने से 20% का ही इजाफा हुआ है। नेबरिंग स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन 20% के अंदर है मताचको, इससे ज्यादा उसके अंदर है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम, अपनी जवाबदारी और अपने गोल्स देख करके अगर चलेंगे तो समस्या का जल्दी निदान हो जाएगा। जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि हवा की कोई बाउंड्री नहीं होती, उस पर कोई जोर नहीं होता। उन्होंने मामले में गेंद केंद्र के पाले में डाल दी।
और हमने कहा है कि किसान भाइयों से सारा अगर वो क्रॉप खरीद लिया जाए जलाने के बजाय और गवर्नमेंट उसे डिस्पोज ऑफ करे तो मुझे लगता है ये इसका बहुत अच्छा समाधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में फसलों के तने को जलाया जाना है। इसके लिए कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस जहर से दिल्ली का बच्चा बच्चा परेशान है। बच्चे न घर से बाहर निकल पा रहे हैं, न ही कोई आम आदमी। आप समझ सकते हैं कि ये जहर कुछ इस तरह से है जिसे आप एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पी जाते हो और उससे जितना नुकसान होता है उतना नुकसान आपको हर दिन दिल्ली की इस हवा से हो रहा है। लेकिन 8 नवंबर यानी कल एक बार फिर से NGT में प्रदूषण मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को बताना होगा कि उन्होंने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये है कि हवा की रफ्तार बढ़ने से स्मॉग में रविवार के मुकाबले थोड़ी कमी आई आज, लेकिन अभी भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अमेरिकी दूतावास ने भी चिंता जताई है। तो वहीं पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी प्रदूषण और धुंध का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और दिल्ली NCR की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो पूरी हवा है वो जहरीली हो गई है। 17 साल बाद एक बार फिर दिल्ली का सांस लेना मुश्किल है। लोग या तो घरों में दुबकने को मजबूर हैं या फिर मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। जानकारों का मानना ये भी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली को 1952 का लंदन बनते देर नहीं लगेगी, जब लंदन की हवा बिल्कुल जहरीली हो गई थी और न जाने कितने लोग परेशान हुए थे। दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से प्रदूषण और धुंध से लोग परेशान हैं। प्रदूषण तय मानकों से कई गुना बढ़ गया है। जानकारों के मुताबिक अगर हालात जल्द ना सुधरे तो लंदन में 1952 में ग्रेट स्मॉग जैसी स्थिति बन सकती है, जिसके चलते वहां 4000 लोगों की मौत हुई थी। प्रदूषण रोकने के मकसद से दिल्ली सरकार ने राजधानी में 5 दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखे रहे। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक पटाखों में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। पटाखों की लड़ी, अनार और चक्री जैसे पटाखे 2000 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड मैटर यानी PM छोड़ते हैं। PM 2.5 और 10 के कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। ये हवा में मौजूद जहरीले रसायनों को शरीर में पहुंचाते हैं। ये रसायन फेफड़े और हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। PM 10 कणों का असर खांसने छींकने से कम हो जाता है। एक पटाखे से 464 सिगरेट जितना धुआं निकलता है। पटाखों का धुआं धुंध के चलते हट नहीं पाया, जिसके चलते प्रदूषण फैल रहा है। दिवाली के दिन हवा की औसतन रफ्तार 1.3 मीटर प्रति सेकंड थी, जबकि पिछले साल ये 3.4 मीटर प्रति सेकंड थी। 17 साल की सबसे ज्यादा धुंध दिल्ली वासियों ने देखी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक लंदन में 1952 में स्मॉग की वजह से 4000 लोगों की मौत हो गई थी। तब सल्फर ऑक्साइड यानी SO2 का उच्च स्तर था। दिल्ली में भले ही उतना ज्यादा ना हो, लेकिन दिवाली पर हवा में कई तरह के जहरीली गैसों का स्तर बढ़ा है और इससे सांस से जुड़ी बीमारियों के चलते लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अब इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अदालत और सरकार दोनों ही मिलकर और हम आम आदमी सभी मिलकर शायद इस प्रदूषण को भगाने में कामयाब हों और कम से कम इस बात का तो अहद ज़रूर करें कि अगले साल दिवाली बिना पटाखों की मनाएंगे। लेकिन इस वक्त आप नज़र डालते हैं आप और हम लीगल टॉप 5 खबरों पर। केरल हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में मीडिया कक्ष खुलवाने के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में ये याचिका केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ दायर की गई है। गलत खबर छपने पर नाराज वकीलों ने मीडिया कक्ष बंद करवाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया समिति बनाई है, जो 21 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। अब हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले के बाद ही सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पति को फिजिकल रिलेशन बनाने से रोकती है तो ये ना तो क्रूरता है और ना ही इस आधार पर तलाक की मंजूरी दी जा सकती है। जस्टिस प्रदीप नंद्रा जोग और प्रतिभा रानी की बेंच ने ये फैसला दिया।
मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बलात्कार जीने के अधिकार का हनन करता है। बलात्कार की पीड़िता को पूरी उम्र शर्म से जीना पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये महिला की गरिमा और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कार से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए ये बात कही। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग बनाने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने भाषा और संप्रदाय के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान की अपील की है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में लगातार विचाराधीन कैदियों की हो रही संदिग्ध मौतों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा था, लेकिन मामले में राज्य सरकार और जेल अधीक्षक की ओर से जवाब दाखिल न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस नाहिद आरा मुनीश की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव गृह को अदालत में स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। और अब बात कुछ राजनीति की दुनिया की, और सबसे पहले हम बात करते हैं मायावती की। यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज शामली के दौरे पर रहे और यहां उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। वहीं मायावती ने भी आज प्रेस से बातचीत की और जिसमें उन्होंने बीजेपी और सपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने क्या कहा, इससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि राजनाथ सिंह ने शामली में सभा करने के बाद कैराना में भी जब एक जनसभा को संबोधित किया, वहां उन्होंने क्या कहा, ताकि आप मायावती के संदर्भ को ज़रूर समझ पाएंगे। पिछले दिनों कैराना सुर्खियों में आया था जब यहाँ के सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट कर दावा किया था कि कैराना से हिंदू परिवार लगातार पलायन कर रहे हैं, जबकि 48 घंटों के भीतर दूसरी बार मीडिया को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और सपा पर जमकर वार किया। यानी कि राजनाथ सिंह की जो बात हुई, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा से दूरी बनाने की बात जनता को समझाई और खासकर हिंदुओं की बात की, ठीक उसी के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जिस तरह से बीजेपी और सपा पर जमकर वार किए, इसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरा दिन राजनीति के लिहाज से, यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प रहा। कैराना में एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री और लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह ने पार्टी का प्रचार बखूबी किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कैराना में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार में मचे घमासान को लेकर भी कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के पारिवारिक झगड़ों ने यूपी के विकास को रोक दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं समाजवादी पार्टी के सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किसानों के धान की खरीद क्यों नहीं करा सकते? इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं। ओले और पाले पड़े, कई स्थानों पर बाढ़ आई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओले पाले के कारण जो आपकी फसल बर्बाद हुई थी, मेरे बहनों भाइयों, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को हमने मुहैया कराने का काम किया था। दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ड्रामेबाजी करार दिया। अपने परिवर्तन यात्राओं की ड्रामेबाजी के दौरान पिछले 2-3 दिनों में लगातार ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रहे शासन काल में भी यहाँ की जनता का विकास नहीं हुआ है, जो पूर्णतः गलत व तथ्यहीन है। मायावती ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। यदि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने भी अपने लगभग संपूर्ण हो रहे शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ विकास के भी कुछ अच्छे व जमीनी कार्य करके दिखाए होते, तो उन्हें भी फिर अपनी समाजवादी विकास रथ यात्रा निकालने की ये सब खोखली नाटकबाजी नहीं करनी पड़ती।
इस बीच अंतर्कलह से जूझ रही और विरोधियों का वार झेल रही समाजवादी पार्टी अपने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। संगठन में खराब प्रदर्शन करने वालों की छुट्टी होगी। पार्टी स्तर पर ऐसे नेताओं और पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जो निष्क्रिय हैं या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं एपीएन के सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस तमाम राजनीतिक हलचल पर और चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत गोविंद जी आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल, आज जिस तरह से जब राजनाथ सिंह ने भाषण किया कैराना में और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, ठीक उसके बाद ही मायावती मीडिया के सामने आई और ये लगातार देखा जा रहा है कि मायावती पहले की तरह ऐसा नहीं कि रैली कर कर ही कोई जवाब दे रही हैं, बल्कि जैसे ही कोई वार होता है तुरंत वो पलटवार कर रही हैं। और तो और जो तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या मीडिया पर बैन की बात हो, तमाम मुद्दों पे वो लगातार बोल रही हैं, अपनी बात सामने रख रही हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देखा जाए कि बिल्कुल कोट अनकोट में उन्होंने कहा कि बीएसपी के समय भी विकास हुआ था। क्या इसको मायावती का आक्रामक तेवर माना जाए और मायावती एक ही साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमले कर रही हैं? राष्ट्री जी, मुझे लगता है ये आक्रामक तेवर तो शायद नहीं है। ये बचाव की मुद्रा में अपने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक दलों का जनता के प्रति उनकी लोकप्रियता कैसी है, वो उनके प्रति रुझान कैसा है, ये शेयर मार्केट की तरह है जी। एक दिन ऐसा लगता है कि एक पार्टी ऊपर जा रही है, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वो पार्टी बिल्कुल नीचे हो गई है जी। और जब बीजेपी ने अपनी यात्राएं शुरू की हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया का भी उनको एक दो दिन से लगातार प्रमुखता मिली है और शायद ये मायावती जी को ये बात थोड़ा सा उनके लिए घबराहट पैदा करने वाली है। और लेकिन जैसे उन्होंने आज जो सफाई दी है, उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी ने कहा कि हमारी पिछली सरकार में विकास नहीं हुआ था और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि ये झूठ है और हमने विकास किया था। लेकिन अगर उन्होंने विकास किया होता तो शायद उस बार जनता उनको सत्ता में वापस लाती और उनकी सरकार गिरी नहीं होती। तो वो बचाव की मुद्रा में है, लेकिन वो अपने मतदाताओं को बार बार ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ वही ऐसी हैं इस दौड़ में जो उत्तर प्रदेश में सत्ता की दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी में झगड़ा है और बीजेपी बिल्कुल नाटक कर रही है। तो ये इस वक्त जो जैसा मौका है, मौके की नजाकत के हिसाब से वो अपना बचाव भी कर रही हैं और अपने प्रचार के लिए जो कुछ वो कर सकती हैं, उन सारे हथकंडों को, उन सारे हथियारों को इस्तेमाल भी कर रही हैं। जाहिर सी बात है और करना भी चाहिए गोविंद जी। लेकिन जिस तरह से चुनाव अब की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से, जिसको कहा जाए पूरे घर के बदल डालूंगा के तर्ज पे नए चेहरों को सामने लाना चाह रही है, जो लोग परफॉर्म नहीं किए उनको हटाना चाह रही है, वाकई इससे महज पार्टी बदलेगी या पार्टी की तस्वीर जो है वो राज्य में बदलेगी? राष्ट्री जी, जैसा समाजवादी पार्टी का घटनाक्रम हाल के दिनों में रहा है, इस तरह के किसी भी कदम से पार्टी तो बदल सकती है, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो युद्ध है, जो राजनीतिक लड़ाई है, समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी की जो दावेदारी है, वो उस पर बहुत बड़ा कोई असर होगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आपस के झगड़े ने पहले ही इतनी समाजवादी पार्टी के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं और बहुत नीचे के स्तर तक आपस में कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो उससे अगर इस तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो पार्टी में तो हो सकता है कि वो नई ऊर्जा आए और नए नेतृत्व के साथ पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ने की बात करे, लेकिन चुनाव के नतीजों में उसका सीधा सीधा सकारात्मक असर होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और बात हमने बीजेपी की, बीएसपी की और सपा की भी की, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। यूपी में सत्ता की दावेदार एक और पार्टी कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति भी जता दी। हालांकि उनके अध्यक्ष बनने को लेकर अभी कोई वक्त तय नहीं किया गया है। इन सब के बीच CWC की बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीमा पार से जारी फायरिंग, OROP और गरीबों के मुद्दे पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। गौरतलब है कि इस बैठक में सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रमोशन फिर टल गया है। फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने संगठन चुनाव के लिए 1 साल का और वक्त मांगा है। पार्टी ने इसके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अभी 5 राज्यों में प्रस्तावित चुनावों की तैयारी में है और ऐसे में संगठन में फेरबदल को ठीक नहीं समझा गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। भविष्य में क्या होगा उसको आज बताना शायद अनुचित होगा। आदरणीय एंटनी जी ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों की तीव्र इच्छा, उनकी मंशा और उनकी राय कांग्रेस अध्यक्षा जी के सामने रख दी जाएगी और जैसे ही उस पर जल्द से जल्द निर्णय होगा हम आपको अवश्य बताएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान मोदी सरकार लोगों के बीच झूठ का प्रचार करेगी और ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। वर्किंग कमेटी की इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेता शामिल हुए। देश के जाबाज सैनिकों की सराहना करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की ओर से उनका धन्यवाद भी किया गया। दूसरी तरफ जिस प्रकार से मौजूदा मोदी सरकार द्वारा सैनिकों की बहादुरी का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की। 16 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक से सियासी लाभ, ओआरओपी, भोपाल में सिमी कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर घेर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर सबने सहमति तो जताई, लेकिन उनकी ताजपोशी कब होगी इसे लेकर फैसला अभी नहीं हो पाया है। दरअसल कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को लेकर 2 राय है। एक वर्ग जहां उन्हें युवा बताते हुए नेतृत्व सौंपने का पक्षधर है, तो वहीं दूसरा भी गुट है उनकी काबिलियत को लेकर जो हमेशा सशंकित रहता है। सोनिया गांधी के करीबी ज्यादातर पुराने नेता सोनिया को ही अध्यक्ष बने रहना देखना चाहते हैं, जबकि युवा नेताओं को राहुल में कांग्रेस का भविष्य नजर आता है। इस बीच एक और तलब ये भी है कि सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और इस वक्त हमारे साथ गोविंद जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। गोविंद जी, जिस तरह का पुत्र मोह हमने समाजवादी पार्टी में देखा, कहा जाता है कि कांग्रेस में भी कुछ वैसा ही पुत्र मोह है। शायद इसी वजह से बार बार प्रियंका के आने की बात होती है। प्रियंका ने अभी कार्यकर्ताओं की बैठक भी कर ली थी और ये कहा जा रहा था कि अब वो पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में उतर आएंगी, लेकिन एक बार फिर से जैसे वो पीछे हट जाती हैं और वहीं तक सिमटी रहती हैं। और राहुल गांधी, शायद यही वजह है जो मुलायम सिंह को जो था या तमाम अन्य बड़े नेताओं को हो जाता है। सोनिया गांधी के साथ भी शायद यही मजबूरी है कि राहुल गांधी का ही नाम बार बार आगे आता है और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। राष्ट्री जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पुत्र मोह का सवाल तो है, लेकिन मुझे लगता है दोनों जगह में स्थितियों में थोड़ा सा फर्क है। समाजवादी पार्टी में जहां पुत्र जबरदस्ती ये जताने को मजबूर है कि वही दावेदार है, वही चेहरा है, कांग्रेस में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष अभी घोषित न किए गए हों तकनीकी तौर पर, लेकिन एक तरह से वो व्यवहारिक तौर पर वही अध्यक्ष हैं और चाहे सोनिया गांधी निर्णय लें, वो निर्णय भी एक तरह से राहुल गांधी के निर्णय माने जाते हैं। तो जो राहुल गांधी की स्थिति है वो इस मायने में थोड़ा उनको ज्यादा वो बेहतर स्थिति में है कि कांग्रेस के अंदर कम से कम उस परिवार के नहीं पड़ता आवाज उठाने वाले लोग अब बचे नहीं हैं। वो पहले ही कांग्रेस से किनारे हो चुके हैं। जी, लेकिन गोविंद जी, क्या समझा जाए कि जो 1 साल का वक्त लिया गया है वो क्या इस बात को ध्यान में रख के लिया गया है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, अहम चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश तो जैसे नाक की लड़ाई है, यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा हुआ जो अनहोनी सा हुआ, घटनीय हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कम से कम राहुल गांधी पे न रहे, इसलिए बचाया गया है उनको? बिल्कुल राष्ट्री जी, मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त 1 साल का जो वक्त देने की बात कही गई है वो शायद इसी वजह से है कि अगर उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में बहुत अनुकूल नतीजे नहीं आए तो अगर अभी अध्यक्ष बना दिया जाता है तो फिर वो एक कमजोर अध्यक्ष साबित हो जाएंगे और जो लोकसभा का अगला चुनाव है जो कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उस वक्त एक कमजोर अध्यक्ष को
आगे रखकर उसके साथ चुनाव लड़ना कोई कांग्रेस के पास विकल्प नहीं रह जाएगा। शायद इसी वजह से उस घोषणा को अभी उसको विलंब के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि अगर चुनाव के नतीजे राज्यों के अनुकूल नहीं भी होते तो भी जो लोकसभा का चुनाव है उस वक्त अगर चेहरा सामने लाएंगे तो उस पर कोई दाग दिखाई न दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी इस पूरी चर्चा के लिए, देश की बात में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है। कांग्रेस को यूपी चुनाव में जीत की गारंटी देने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद इस बात की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि वो खुद कब तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की नाव खेने आए प्रशांत किशोर यानी पीके खुद मझधार में हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी लाइन से अलग रास्ता पकड़कर चलने के कारण कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर से नाराज चल रहा है और जल्द ही उनकी छुट्टी भी हो सकती है। इस बीच शायद प्रशांत अपने लिए राह भी तलाशने लगे हैं, इसीलिए वो बार बार अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। 27 साल से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस को कुर्सी दिलाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस का साथ छूट सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी लाइन से अलग काम करने से कांग्रेस नेतृत्व उनसे नाखुश है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर से रिश्ता तोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात से नाराज है। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद प्रशांत किशोर ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और अमर सिंह से भी मुलाकात की। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस राज्य में एकला चलोरे के मॉडल पर काम कर रही थी, मगर प्रशांत किशोर की मुलाकातों ने पार्टी की मेहनत पर पानी फेर दिया है। दूसरा मामला जिसे लेकर कांग्रेस और प्रशांत किशोर में मतभेद है वो है प्रियंका गांधी की यूपी में भूमिका को लेकर। प्रशांत किशोर प्रियंका को यूपी में धुआंधार तरीके से प्रचार कराने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस ने फैसला प्रियंका पर छोड़ा है और पार्टी नहीं चाहती कि मौजूदा हालात में मुश्किलों का सामना कर रही पार्टी का सारा बोझ प्रियंका पर पड़े। सूत्रों के मुताबिक हालात ये हैं कि यूपी में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का प्रस्तावित कैंपेन रद्द हो सकता है। यूपी में प्रियंका के लिए 3 महीने और सोनिया गांधी के लिए 20 दिन के कैंपेन का प्रस्ताव रखा गया था, पर कांग्रेस फिलहाल नहीं चाहती कि प्रियंका कांग्रेस के चेहरे के तौर पर नजर आए। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शनों की अटकलों के बीच कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करने से झिझक रही है। ऐसे में पार्टी के पास अब राहुल को ही आगे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल अंदर की खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कैंपेन प्लानर प्रशांत किशोर की सोच में काफी अंतर है और पीके के अब तक के उठाए गए तमाम कदमों से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिल्कुल खुश नहीं हैं। खाट सभा उसमें से एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और प्रशांत किशोर की अब बॉडी लैंग्वेज भी अगर देखें तो भी काफी बदल गई है। पहले पैंट और शर्ट में रहने वाले प्रशांत किशोर आजकल नेता के अंदाज में खद्दर के और खादी के जो है वो पजामा और कुर्ता पहनते हैं और एक नेता के तौर पर ही बिहेव करते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर अपनी मुश्किल आने वाले दिनों में जो मुश्किलों को समझते हुए दूसरा रास्ता तलाशते हुए आज भी अखिलेश यादव से मिले ताकि एक नए समीकरण को वो जन्म दे सकें। और अब नए समीकरण की जब बात हो रही है तो भारत और ब्रिटेन के बीच भी एक अच्छे समीकरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से हैदराबाद हाउस में औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय जो वार्ता हुई उसमें कई बातों पर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया मुहिम के लिए भारत और ब्रिटेन का आपसी सहयोग काफी अहम साबित होगा। थेरेसा मे 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रविवार देर रात दिल्ली पहुंची थी। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के भारत दौरे से एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की दिशा में कदम बढ़े हैं। थेरेसा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि मेक इन इंडिया भारत और इंग्लैंड के रिश्तों को और गहरा करने में सहायक होगा। We also expect Make in India to be a key sector of bilateral engagement. वहीं भारत ब्रिटेन टेक सम्मेलन में इंग्लैंड की पीएम थेरेसा मे ने कहा कि दोनों देश एक विशेष संबंध साझा करते हैं और भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधारों पर काम कर रहा है और भारतीय निवेश से हमारी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद हो रही है।
more trade, more investment, and fewer barriers to doing business in our two countries will make us all more prosperous, peaceful, and secure. And within this unique partnership, there is so much potential for us to advance those things. ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ये भी कहा कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की यात्रा करना आसान होगा। थेरेसा ने कहा कि नियमित तौर पर ब्रिटेन आने वाले भारतीयों के लिए एक पंजीकृत यात्रा योजना है। It is crucial that those who do need to travel between our countries for business can do so. That is the reason why, when I was Home Secretary, I made the visa process for Indians much easier. India now has one of the best UK visa services in the world, with more application points than any other country, and the only country where it is possible to get a same-day visa. प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद थेरेसा मे की ये पहली भारत यात्रा है। इससे थेरेसा मे भारत की 3 दिन की यात्रा के लिए रविवार रात दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन की कमान संभालने के बाद ये थेरेसा का यूरोप के बाहर पहला दौरा है। 3 दिन के भारत दौरे पर आई थेरेसा 8 नवंबर तक रहेंगी और इसी दिन बेंगलुरु के असलूर स्थित ऐतिहासिक सोमेश्वर मंदिर भी जाएंगी। थेरेसा के साथ आए 40 सदस्यों के दल में बिजनेसमैन ज्यादा है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रेक्जिट के बाद भारत का व्यापारी समुदाय यूके के साथ व्यापार को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि व्यापारियों के मुताबिक ब्रेक्जिट के बाद लंदन के साथ बिजनेस करना मुश्किल होगा। दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर तक का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसके 2020 तक 20 अरब डॉलर होने तक की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हालांकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन यानी EU से बाहर निकलने तक साल 2019 तक किसी भी द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत नहीं कर सकता है, लेकिन थेरेसा मे की यात्रा को जल्द से जल्द संबंध मजबूत करने की ब्रिटेन की इच्छा का संकेत जरूर माना जा सकता है। वैसे IT प्रोफेशनलों का सवाल है कि ब्रिटेन के साथ व्यापार बेहतर कैसे हो सकता है, जब थेरेसा मे की सरकार ने वीजा और इमिग्रेशन के नए कड़े नियमों के तहत भारतीय प्रोफेशनलों के लिए UK की यात्रा ही मुश्किल कर दी है। जाहिर सी बात है कि अब इस बातचीत में शायद इसका कोई हल निकालने की कोशिश करें प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। और देश की तमाम अन्य खबरों के लिए नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत अभियान का चेहरा होंगे। पर्यटन मंत्रालय ने आखिरकार इस अभियान से अमिताभ बच्चन या किसी अन्य बॉलीवुड सितारे को जोड़ने की योजना टाल दी है। इसी साल आमिर खान को इस अभियान से हटाने के बाद यह जगह खाली हुई है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के इस अभियान में पिछले 2.5 साल के दौरान मोदी के उन वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री देश और विदेश में पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से करते हुए कहा कि अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए बुलाया और फिर लाहौर गए। मोदी जी ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया और फिर लाहौर भी गए। महबूबा ने कहा कि हमें पाकिस्तान से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलना होगा। हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। NSG सदस्यता के मुद्दे पर भारत चीन के साथ आक्रामक रुख अपना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान साझा रूप से बयान जारी कर दुनिया को बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर पर चीन किस तरह दूसरे देशों की अनदेखी कर रहा है। भारत और जापान ने पिछले साल पहली बार साझा वक्तव्य में दक्षिण चीन सागर का जिक्र किया था, लेकिन अब पहली बार खुले तौर पर चीन का नाम ले सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में उड़ीसा के कालाहंडी जैसा मामला सामने आया है। लेप्रोसिस से पीड़ित 53 साल की रामुलु एकेड को अपनी पत्नी की लाश को 80 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाना पड़ा। रामुलु एकेड के पास एम्बुलेंस का किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने उसे एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे अपनी पत्नी को 24 घंटे में 80 किलोमीटर घसीट कर ले जाना पड़ा। बिहार के समस्तीपुर में सुबह छठ का माहौल मातम में बदल गया। एक घाट पर उमड़ी भीड़ में शामिल 2 बच्चों सहित 5 लोग स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की चपेट में आकर कट गए। घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने रेल परिचालन रोक दिया। भीड़ ने रामभद्रपुर स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में तोड़फोड़ और स्टेशन पर आगजनी की है। और
और इन तमाम खबरों के बाद अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब बस महज कुछ घंटे ही बाकी हैं जब पोलिंग शुरू हो जाएगी और जल्द ही हम सबको पता चल जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। एपीएन आप तक लगातार अमेरिका से सारे अपडेट्स पहुंचाता रहा है, सबसे पहला चैनल है जो लगातार आपको पहुंचाता रहा है तमाम राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए अपडेट। तो चलिए वहां और क्या कुछ हो रहा है देखते हैं। अमेरिका में अहम आपराधिक मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एफबीआई ने ईमेल पर अपनी जांच निपटाने के बाद घोषणा की है कि क्लिंटन के ईमेल इस्तेमाल को लेकर उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। इस खबर के बाद चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को होने वाले मतदान के पहले नए सिरे से अपना जोर लगा रहे हैं। पिछले काफी समय से एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते दिख रहे दोनों उम्मीदवारों के बीच ताजा चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में हिलरी क्लिंटन को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है और एफबीआई के इस कदम को पॉलिटिकल सैनिटाइजेशन माना जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 नवंबर को रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा। अंतिम दौर में हिलरी क्लिंटन को अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप पर 4 अंकों की बढ़त हासिल है, जो रविवार तक 2 अंकों की थी। दोनों के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला होने के कारण इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है और 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग पहले ही कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने पर जोर दिया। अमेरिकी अखबारों के मुताबिक मतदाताओं में हिलेरी पहली पसंद जरूर हैं, लेकिन ट्रंप पर धमाकेदार जीत को लेकर सभी को संशय है। नेशनल पोल शो में क्लिंटन देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वो ट्रंप से 2 से 3 अंक आगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज के पोल सर्वे में ये अंतर करीब 5 अंकों का है। किसी भी उम्मीदवार को देश का राष्ट्रपति बनने के लिए 538 में से 270 सीटों की जरूरत होगी। लिहाजा इस आंकड़े को छूने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ट्रंप और हिलेरी दोनों की नजर जीत को सुनिश्चित करने को लेकर देश के सबसे बड़े राज्य वाशिंगटन समेत फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच हिलरी क्लिंटन को लेकर विकिलीक्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दावा किया गया है कि हिलरी और बिल क्लिंटन की बेटी चेल्सी ने 2010 में अपनी शादी क्लिंटन फाउंडेशन के पैसे से की थी। पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को एक पुराने साथी डॉग बैंड के लीक हुए ईमेल्स में ये बात सामने आई है। बता दें कि क्लिंटन फाउंडेशन एक एनजीओ की तरह काम करता है। ये दान के पैसों से जरूरतमंदों की मदद करता है। विकिलीक्स ने दावा किया है कि फाउंडेशन के पैसों से ही शादी के सारे खर्च निपटाए गए और महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स भी फाउंडेशन के पैसों से ही चुकाए गए। डॉग बैंड ने इसे लेकर चेल्सी की शिकायत भी की थी। डॉग बैंड क्लिंटन फाउंडेशन बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। बैंड ने अपने ईमेल्स में चेल्सी का नाम चेल्सी विक्टोरिया क्लिंटन लिखा था। बैंड ने 1 जनवरी 2012 को एक ईमेल जॉन पोडेस्टा को किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चेल्सी के खिलाफ इस आरोप को लेकर एक इंटरनल जांच हुई थी। जॉन पोडेस्टा अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिलरी के कैंपेन के चेयरमैन भी हैं। और चूंकि बात हो रही है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, तो भारत को दुनिया का जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब 200 साल पहले सन 1804 में यहाँ चुनाव की शुरुआत हुई। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वो राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं। वहाँ चुनाव की क्या प्रक्रिया है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है और ये आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इस तरह संसद में कुल सदस्य 538 होते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए त्रिशंकु संसद का खतरा नहीं होता। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यहाँ 2 प्रमुख पार्टियां हैं। अन्य दलों का यहाँ कोई वजूद नहीं। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं, जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है।
कई बार ये प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वो 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टोरल्स करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत हासिल करना आवश्यक होता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एपीएन के संपादकीय सलाहकार इंद्रजीत वधवार। पिछले 1 महीने से एपीएन की टीम अमेरिका में है और इंद्रजीत जी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वधवार साहब देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, जिस पल का इंतजार था वो अब एकदम से करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ ही घंटे शेष हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन साफ तौर पर विजेता बनकर उभर रही हैं। क्या लगता है आपको अब अंतिम दौर में? मुझे इस टाइम ये लग रहा है कि हिलरी क्लिंटन इलेक्टोरल कॉलेज में कम से कम 270 से 300 वोट तक पा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टेट्स जो हैं जिनको जो रिपब्लिकन वोट करते हैं, जिनको रेड स्टेट्स कहते हैं, वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनते जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, ओहायो और न्यू हैम्पशायर, इनमें से ट्रंप को सब स्टेट्स जीतने पड़ेंगे क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग ज्यादा है। अगर इसमें हिलरी एक स्टेट भी जीत जाए, जैसे नॉर्थ कैरोलिना जीत जाए तो वो जीत जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज। वो अगर न्यू हैम्पशायर जीत जाए तो जीत जाएंगी और जितने और जीती उनकी उतनी ज्यादा जीत होती जाएगी। चाहे उनकी लीड कम हो गई हो, बेशक कम हो गई हो, 10 पॉइंट से अब 3 से 5 पॉइंट दिखा रही है। और पोल ऑफ पोल्स जो कहते हैं अमेरिका में, जो CNN लेता है, वो कम से कम 7 या 8 पोल्स को लेके उनका विश्लेषण करता है, तब इस नतीजे पे आता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह से FBI ने ईमेल मामले में हिलरी को क्लीन चिट दे दी है और इसकी सबसे पहली रिपोर्ट हमने दी है अपने दर्शकों को, ऐसा नहीं लगता कि चुनावी फैसला आने से पहले ही जैसे सब कुछ साफ होने लगा है और हिलरी का जो दामन है उसको पाक साफ करार दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन पर कोई उंगली नहीं उठा सके? और इसको लेकर किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी? तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि राष्ट्रपति वो बन जाए जिसके खिलाफ FBI की जांच जारी है। ये उसी किस्म की बात हो जाती कि जैसे मोदी साहब के खिलाफ वो राइट्स में 2002 राइट्स में गुजरात में और अमित शाह के खिलाफ जांच जारी थी, इलेक्शन हो चुका था और लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया था कि ये लोग किस तरह से इलेक्ट होके आ सकते हैं जब इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और उसमें कुछ कड़वापन आ गया था देश में। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर ये जांच जारी रहती और हिलरी क्लिंटन, जो मुझे अभी यही लग रहा है कि इलेक्शन में वही जीतेंगी और वो प्रेसिडेंट बन के आ जाती और उसके बाद कोई ऐसी बात आती कि भाई इसमें इनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनलिटी या इनका कोई अपराध था, वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता। बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया वधवार साहब इस पूरी चर्चा के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। मोसूल पर कब्जे को लेकर इस्लामिक स्टेट और इराकी फौज के बीच छिड़ी जंग अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। मोसूल एयरपोर्ट के नजदीक दोनों के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस बीच IS के आत्मघाती हमले को देखते हुए इराकी फौज ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। नई रणनीति के तहत IS के कार हमलों का सामना करने और उन्हें तहस नहस करने के लिए इराकी फौज अब छोटे कॉमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना प्रमुख राहिल शरीफ के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में इसी महीने रिटायर हो रहे सेना प्रमुख से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। पाकिस्तान में नौकरी से हटने के 2 साल बाद तक सरकारी अधिकारी राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शरीफ के मामले में छूट देने का आग्रह किया गया है। बैनरों में दावा किया गया है कि जनरल सरकार और सेना के बीच तनाव खत्म कर देंगे।
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले धमकी जारी कर मुसलमानों को इस चुनाव से दूर रहने की हिदायत दी है। ISIS की धमकी में कहा गया है कि मुस्लिम वोटिंग के दिन घरों से ना निकले क्योंकि वो उस दिन बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने भी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया था। हालांकि यह अलर्ट ISIS नहीं बल्कि अलकायदा को लेकर किया गया था। अमेरिका में 8 नवंबर को वोटिंग होनी है। कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस अमेरिकी कांग्रेस में पहली भारतवंशी सीनेटर बनने की राह पर हैं। अब 8 नवंबर को होने वाले आम चुनाव से पहले हुए ताजा सर्वेक्षणों में हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी को काफी पीछे छोड़ दिया है। चुने जाने पर वो अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन में प्रवेश पाने वाली पहली भारतवंशी होंगी, साथ ही पहली भारतीय अमेरिकी महिला भी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग की पत्नी री सोल जू पिछले 7 महीनों से लापता बताई जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि सोल को पिछले 7 महीनों से किसी ने भी नहीं देखा है और न ही वो किसी भी कार्यक्रम में नजर आई हैं। इस खबर के बाद कई तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोल प्रेग्नेंट है, जबकि कुछ का मानना है कि किम जोंग ने ही उन्हें गायब करवा दिया है। और देश की बात में अब बात इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 7 नवंबर कई महत्वपूर्ण वजहों से अहम है। ये सभी महत्वपूर्ण वजह ये हैं कि 7 नवंबर 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर को ही हुआ था। 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति हुई। संसार में पहले सफल समाजवादी राज्य की नींव पड़ी, जिसका संसार के समाजवादी आंदोलनों पर गहरा असर पड़ा। 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नाम का अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौटे। 1998 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की थी। और 7 नवंबर बॉलीवुड और कहा जाए तो तमिल और कन्नड़ फिल्मों के लिए भी बेहद अहम है। बात करते हैं एक ऐसे अदाकार की जो दक्षिण भारत का है, लेकिन अपनी जबरदस्त अभिनय और क्षमता के बूते उत्तर भारतीयों के दिलों में भी राज करता है। हम बात करते हैं कमल हासन की, जिनका आज जन्मदिन है। कमल हासन ने फिल्मों में अपना करियर बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया था। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखते सीखते उन्होंने अभिनय के साथ फिल्म निर्माण के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। कमल भारत के अकेले ऐसे कलाकार हैं जिनकी फिल्में भारत से ऑस्कर की रेस में सबसे ज्यादा बार भेजी गई। महज इसी बात से उनकी ऊंचाई का अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। कमल हासन ने अनेकों दक्षिण भारतीय हिट फिल्में तो दी ही हैं, यादगार हिंदी फिल्में भी उन्होंने की हैं। और एक दूजे के लिए पुष्पक, सदमा, सागर, चाची, 420, गिरफ्तार, सनम तेरी कसम और विश्व रूपम जैसी फिल्में जो दर्शक हैं वो कैसे भूल सकते हैं। ये सब कमल हासन की यादगार फिल्में हैं। हम आपको कमल हासन के कुछ जादुई पलों के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बोला तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, इंदिया के उड़ते पाखी रे, रारी रारू ओ रारी रू। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। हंसने वाली मेलबर्न मछली मचलने वाली, डिजिटल में सुर है तराशा, मैडोना है या नताशा, साकिर हुसैन तबला तू है क्या। सोना सोना तेरे झुमके रूप सलोना, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा, मैं राधा तेरी मेरा शाम तू,
पर यूं ना कलाई थाम तू।